जय हिंद साथियों। हर छात्र के अलग अलग सपने होते हैं। कोई फौजी बनना चाहता है, कोई आर्मी ऑफिसर बड़ा ऑफिसर बनना चाहता है, तो कोई सिविल सर्विसेज की नौकरी करना चाहता है जिससे देश की इंटरनल सिक्योरिटी पे काम करा जा सके। तो यूपीएससी क्रैक करके बहुत से लोग आईएएस ऑफिसर बनते हैं, पीसीएस ऑफिसर बनते हैं। ऐसे ही एसएससी एक एग्जामिनेशन होता है जिसको क्रैक करके आप कुछ इस तरह के डिपार्टमेंट्स में एक ऑफिसर बन के बी ग्रेड की जॉब लेके अपने देश की सेवा कर सकते हो। जैसे सीबीआई इंस्पेक्टर बनना एक बहुत ही पावरफुल पोस्ट होती है। क्या आप भी सीबीआई ऑफिसर बनने की एक चाह रखते, एक सपना देखते हैं? क्या आप भी इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप जॉब करना चाहते हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो है और भी सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, अलग अलग बहुत अच्छी अच्छी पावरफुल पोस्ट होती हैं जो एसएससी के अंडर आती हैं। तो एसएससी क्या है? एसएससी कौन सा कमीशन है? एसएससी का मतलब क्या होता है? एसएससी कौन कौन से एग्जाम्स में डील करता है और किस एग्जाम को क्रैक करके आप कौन सी पोस्ट पे जा सकते हैं, उसकी कितनी सैलरी रहने वाली है, सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। मोहित चौधरी ऑल इंडिया रैंक 1 एक लड़का है, आपने देखा होगा, इनके बहुत सारे इंटरव्यूज भी हैं। जब ऐसी फोटोज देखते हैं, ऐसे इंटरव्यूज देखते हैं तो अंदर मोटिवेशन आता है। और आने वाले टाइम में 2025 जब खत्म होगा, 26 के शुरुआत में ही भारत सरकार में एट्थ पे कमीशन है वो लागू हो जाएगा, जिससे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी और हाइक होने वाली है। तो भाई ये बहुत अच्छा मौका है कि आपको एसएससी के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है एसएससी, और इसको क्रैक करके हम कौन कौन से एग्जाम्स क्लियर करके कौन कौन सी पोस्ट पे जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी के बारे में सारी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन से लेकर के पावर तक की, क्या पावर होती है कौन सी पोस्ट की। ठीक है, आपको इसमें सारी बेसिक छोटी छोटी चीजों को भी बताया जाएगा और थोड़ा सा समराइज करके बताया जाएगा कम टाइम में। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। और भाई स्किप मत करना, स्पीड बढ़ा के देख लेना, छोड़ना मत कुछ भी, जिससे आपको सारी चीजों का आइडिया हो जाए कि मैंने इसमें क्या क्या बताया। ठीक है, इसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा अलग अलग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट आती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं, कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या एज क्राइटेरिया रहता है, क्या सैलरी, क्या पे ग्रेड होता है, एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पावर कितनी होती है एक पोस्ट में, सारी चीजों पर चर्चा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं कि देखो, मैंने भी एसएससी 2 से 3 बार क्रैक किया है और इंग्लिश में मेरे पूरे के पूरे मार्क्स हैं, तभी मैं इंग्लिश का टीचर हूं। मेरे पास 7 साल से भी ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है। सीपीओ 2019 में प्री में 50 में से 50 थे इंग्लिश में, सीजल 2019 में प्री में 50 में से 50 और मेंस में 195 आउट ऑफ 200। पहले 2019 में 22 से पहले सारे 200 नंबर की इंग्लिश और 200 का मैथ्स आता था मेंस में। ठीक है, तब का ये मेरा पेपर निकला हुआ है। उसके बाद 2022 में पैटर्न चेंज हुआ, मेंस में इंग्लिश 135 नंबर की थी, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सही करे थे और 135 में से 135। ये थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में। अब मैं सीधे वीडियो पे आ जाता हूं कि इसके अंदर मैं क्या क्या बताने वाला हूं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजों पे चर्चा करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करना, आराम से स्पीड बढ़ा के देख लो, 2x की भी देख लो, 1.5x की पे देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बेसिक इंफॉर्मेशन पे बात कर लेता हूं कि एसएससी का मतलब क्या होता है। तो देखो, एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये कमीशन है भारत सरकार का जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, अलग अलग पोस्ट पे जो भी एम्प्लॉयज होते हैं इनको रिक्रूट करने का काम करता है। उनके लिए अलग अलग एग्जामिनेशंस ये लोग करवाते हैं। ठीक है, जिसमें टॉप मोस्ट एग्जामिनेशंस होते हैं एसएससी के अंडर, जो सबसे फेवरेट, सबसे अपर लेवल का, सबसे अच्छे लेवल का जो हमारा एग्जाम होता है वो होता है सीजीएल। उसके बाद सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी जीडी, एसएससी जेई, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, और भी दिल्ली पुलिस तक भी अब एसएससी करा रहा है। ठीक है, तो इनकी भी फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख रखी है। जैसे सीजीएल की फुल फॉर्म होती है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, और ये इसके भी नीचे मैंने फुल फॉर्म लिख रखी है। जैसे जेई की फुल फॉर्म होती है जूनियर इंजीनियरिंग। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट हमारे हर साल बदलती है, फेज 11, फेज 12, फेज 13 आने वाला है। ठीक है, जीडी आप जानते हैं। ठीक है, और स्टेनोग्राफर जो स्टेनोग्राफी करते हैं, टाइपिंग करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि सर इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहती है, मतलब मुझे एसएससी की तैयारी करनी है, सारी चीजें बताऊंगा एक एक करके। एसएससी की तैयारी करूंगा तो मेरी क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए,
वो डिपेंड करता है आप कौन सा एग्जाम देने वाले हो। अगर आप सीजीएल देना चाहते हैं, जो सबसे फेवरेट एग्जाम होता है स्टूडेंट्स का, और सीजीएल एक ऐसा एग्जाम होता है जिसको अगर आप देते हैं या फिर सीजीएल की तैयारी करते हैं एसएससी के अंदर, तो आपको फिर बाकी के सभी एग्जाम्स की अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर आप सीजीएल का पूरा सिलेबस पढ़ते हो तो ऑलमोस्ट आप सभी एग्जाम्स का सिलेबस अच्छे से पढ़ रहे हो, बस सीपीओ को छोड़ के, क्योंकि सीपीओ में जो मेंस होता है आपका, जो पेपर 2 होता है, वो सिर्फ इंग्लिश का होता है। उसमें 200 नंबर की सिर्फ इंग्लिश आती है, जिसके लिए मैं हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। मैं सारी की सारी जो एग्जाम्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन बता देता हूं। अगर आप लोग सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है विद 50% मार्क्स, पास मार्क्स, ठीक है। सीपीओ की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी ग्रेजुएशन होना जरूरी है। इनका एग्जाम पैटर्न दोनों का अलग अलग होता है। इसका प्री और मेंस दोनों में चारों सब्जेक्ट आते हैं, प्लस मेंस में आपका मैं बता दूं आगे चल के। लेकिन सीपीओ का जो मेंस होता है वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का। उसके बाद जो एनटीएस का जो पेपर होता है, ये छोटे लेवल की पोस्ट होती है, जैसे पियोन हो गया, गार्डनर हो गया, ठीक है, हवलदार हो गए। इस छोटे छोटे पोस्ट जो होती है इसमें सिर्फ 10th पास क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। अगर आप 10th पास हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, एक ही पेपर होगा, आराम से आप पेपर देके नौकरी ले सकते हैं कम टाइम में। सीएचएसएल की जो क्वालिफिकेशन होती है ये होती है 10+2, यानी कि यहाँ पे 12th आपकी होनी चाहिए। स्टेनोग्राफी का अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं यहाँ पे भी आपकी 10+2 यानी कि 12th होनी चाहिए। अगर जीडी की तैयारी कर रहे हो तो जीडी में भी आपकी 10th पास ही होनी चाहिए, ये भी आपकी पुलिस लेवल की भर्ती होती है। और जेई और जीडी में बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं हर साल, ठीक है। जेई के लिए यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, या फिर ग्रेजुएशन अगर आप करोगे तो आपको आपका जो डिपार्टमेंट है वो टेक्निकल होना चाहिए, बाकी आपको जो बैकएंड है वो टेक्निकल होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, क्योंकि इंजीनियरिंग की पोस्ट है तो इसमें भाई आपका इंजीनियर होना बहुत जरूरी है। यानी कि आपने बीटेक कर रखा है, आपने कोई ऐसा डिप्लोमा कर रखा है जिस इंजीनियरिंग से, तो आपको जेई का फॉर्म भरने के लिए ये वाली जो डिप्लोमा है ये रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। हाँ जी, इसके बिना आप जेई का फॉर्म नहीं भर सकते। और सिलेक्शन पोस्ट में तो देखो अलग अलग क्वालिफिकेशन के एग्जाम्स होते हैं, उसमें 10th पास भी भर सकते हैं, 12th पास भी भर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये जब नोटिफिकेशन आता है तब हम सारी की सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब मैं बात करता हूं पोस्ट्स की, कि एसएससी सीजीएल के अंदर कौन कौन सी पोस्ट और जॉब्स होती है, किस तरह की जॉब्स होती हैं। बड़ा बढ़िया तरीके से ग्राफ के साथ मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एसएससी सीजीएल की हम बात करेंगे मेजरली पूरी वीडियो के अंदर, क्योंकि अगर सीजीएल के बारे में बात करेंगे तो सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सब चीजों के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके होंगे, ठीक है ना। तो सीजीएल की बात करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है और सीजीएल की जो है एग्जाम दे रहा है तो उसको किस तरह की जॉब मिलेगी, वो डिपेंड करता है आप किस तरह की पोस्ट प्रेफर करते हो। उसमें पोस्ट प्रेफरेंस भी मांगते हैं बाद में जब आपका पेपर क्वालिफाई होता है, ठीक है। एक तो उसके बाद आपके दो तरह की जॉब होती है सीजीएल के अंदर, एक तो डेस्क जॉब होती है जो आपको ऑफिस में बैठ के काम करना होता है, एक फील्ड जॉब होती है जो आपको फील्ड में जाना होता है, ठीक है। डेस्क जॉब में भी अलग अलग होती है, असिस्टेंट की जॉब अलग होंगी और ऑडिटर्स की या अकाउंटेंट्स की या क्लर्क्स की अलग होंगी, ठीक है। असिस्टेंट आपके कौन कौन से, देखो सीएसएस ये आपकी मिनिस्ट्री होती है, फॉरेन मिनिस्ट्री हो गई, सीएसएस हो गई आपकी, या अदर कोई और दूसरी मिनिस्ट्री होगी, वहां पे आपको असिस्टेंट का काम मिलेगा, ठीक है। एक आपके जैसे ऑडिटर्स होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं या फिर क्लर्क्स होते हैं, ये सारे के सारे डेस्क जॉब होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं फील्ड जॉब में। देखो दो तरह की अलग अलग जॉब होती है, एक तो टैक्स, एक नॉन टैक्स। एक तो टैक्स डिपार्टमेंट में आपको मिलेगी फील्ड जॉब, एक नॉन टैक्स डिपार्टमेंट में मिलेगी, ठीक है। टैक्स डिपार्टमेंट भी अलग अलग होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। डायरेक्ट जो टैक्स होता है उसके अंदर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स बनते हैं। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं तो आप फील्ड में काम करोगे, ठीक है। और डायरेक्ट सीधे आप रेट डालने जाओगे। और इनडायरेक्ट में आपके एक्साइज इंस्पेक्टर होंगे, ये इनडायरेक्ट टैक्स में काम करेंगे, ठीक है। प्रिवेंटिव ऑफिसर से एग्जामिनर हैं, और या फिर एनफोर्समेंट एईओ, ये आपके सारे के सारे क्या जाते हैं भैया, ये आपके टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर है। नॉन टैक्स में आते हैं आपके पुलिस के या फिर पोस्टल इंस्पेक्टर। पोस्टल इंस्पेक्टर यहाँ पे देखो, पोस्टल इंस्पेक्टर क्या होते हैं, जो पोस्ट से रिलेटेड, डाक से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और पुलिस कौन होती है, पुलिस में आपके एसआई होते हैं। यहाँ पे देखो आपको सीबीआई के अंदर सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे, या नार्कोटिक्स के अंदर इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर दोनों बन सकते हो, ठीक है। सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है वो आपकी यहाँ पे मिल जाएंगी नॉन टैक्स डिपार्टमेंट में, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं कि सर ये तो समझ में आ गया, कुछ ऐसी पोस्ट डिपार्टमेंट होते हैं जिनकी मैंने फुल फॉर्म यहाँ पे लिख रखी है, जैसे कैग है, सीजीडीए है,
सॉरी सीजीए है, सीजीडीए है या एनआईए, इनकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिख रखी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट और डिपार्टमेंट्स होती हैं हमारे एसएससी के अंडर, ठीक है। और इसमें बी ग्रेड की जॉब मिलती है, जैसे ए ग्रेड की जॉब होती है आपकी यूपीएससी के अंदर, और ये आपकी बी ग्रेड की जॉब होती है, ठीक है। तो ये बहुत शानदार जॉब होती है। थोड़ा सा हम एग्जाम पैटर्न पे भी नजर डाल लेते हैं कि अगर आप सीजीएल की तैयारी करोगे तो सीजीएल में आपको कितने पेपर देने होंगे। देखो 2-3 पेपर देने होते हैं। जो जेई वाले होते हैं या स्टैटिस्टिक्स वाले होते हैं उनको तीसरा पेपर देना होता है, अलग से एक सब्जेक्ट पेपर होता है उनका, ठीक है। बाकी जो मेन पेपर होता है वो हमारे 2 होते हैं जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। जैसे पेपर 1 है, एग्जाम पैटर्न बता रहा हूँ टियर 1 का। जैसे पेपर 1 दोगे, जो पेपर 1 होता है वो हमारा क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसके मार्क्स आपके कट ऑफ में, फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होते हैं, ये क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाई करने के लिए आपकी मेरिट लगेगी, जिसमें आप देखोगे 4 सब्जेक्ट होंगे आपके, रीजनिंग, जनरल अवेयरेंस, मैथ्स और इंग्लिश, ठीक है। 25-25 क्वेश्चन होते हैं सभी सब्जेक्ट के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 हो गए, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 50-50 मार्क्स, यानी कि टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होगा। 1 घंटे का आपको टाइम मिल जाएगा, और इसमें 1.5 की नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, आधे नंबर की, समझ गए, बिल्कुल। अब आ जाते हैं दूसरे पेपर की तरफ कि जैसे ही आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लोगे फिर दूसरा पेपर आपको देना है। दूसरा पेपर थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो आप लोग ध्यान से समझना। टियर 2 जब आप देने जाओगे तो एक जो पेपर होता है ना, पेपर 2, ये आपका अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन, दूसरा और तीसरा, 3 सेक्शन में आपका पेपर कंप्लीट होगा। पहले सेक्शन में आपके 2 सब्जेक्ट होंगे, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग का एक बार में पेपर लिया जाएगा एक सेक्शन के अंदर, जिसमें 30 नंबर का आपका मैथ्स होगा और 30 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 30 आपके रीजनिंग के होंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, टोटल 60 क्वेश्चन, यानी कि 180 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग। वेटेज अगर आप देखोगे तो 23% टोटल पूरे पेपर का, मेंस पेपर का जो वेटेज है 23% मैथ्स का है और 23% किसका है, रीजनिंग का। फिर आता है आपका सेक्शन 2, जिसके अंदर मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जिसको मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, आपके इसी चैनल पे। और आपका होता है जनरल अवेयरेंस, ठीक है, जीए, यानी कि जीके जीएस कह सकते हो आप साहब। यहां पे एक चीज देख लो, 45 क्वेश्चन आपके सिर्फ इंग्लिश से पूछे जाएंगे मेंस में, और मेंस ही आपकी नौकरी डिसाइड करेगा। मेंस का पेपर ही, उसी के मार्क्स ही आपके कट ऑफ में ऐड होंगे, इसमें प्री के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। और मेंस में सबसे ज्यादा वेटेज होता है इंग्लिश का। जीए का आपके सिर्फ 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 135 नंबर की इंग्लिश और 75 नंबर की जीए। टोटल आप ऐड करोगे तो 210 नंबर का आपका सेक्शन 2, ठीक है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 को मिक्स करके, ठीक है। 70 क्वेश्चन है, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 210 क्वेश्चन मार्क्स हो रहे हैं टोटल। और जिसमें इंग्लिश का सबसे ज्यादा वेटेज है 35%, 19% आपका किसका रहेगा, जीएस का। उसके बाद जब आप चारों सब्जेक्ट का पेपर दे लेते हैं, जो कि इस बार हुआ है 2024 का जो मेंस देने गए थे बच्चे, या 2022 का, सबकी टाइपिंग फ्री, मतलब ज्यादातर लोगों की टाइपिंग फेल हो गई। तो भाई साहब यहाँ पे टाइपिंग भी आपको करनी पड़ेगी। डेटा एंट्री ऑपरेटर्स जो होते हैं, जो डेटा एंट्री का फॉर्म भरते हैं, जो अपनी पोस्ट उनकी अलग होती है, लेकिन यहाँ पे आपको टाइपिंग का भी एक टेस्ट देना होता है और आपका कंप्यूटर का भी टेस्ट देना होता है, ठीक है। हाँ जी, कंप्यूटर का भी टेस्ट होगा आपका, कंप्यूटर का पेपर अलग से पूछा जाएगा। मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर पूछा जाता है, मॉड्यूल 2 में आपकी जो है क्या होगी, टाइपिंग होगी, ठीक है। लेकिन इसके मार्क्स आपकी कट ऑफ में ऐड नहीं होते, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। हालांकि 3 क्वेश्चन का 1 नंबर होता है, सॉरी 3 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होगा दोनों पेपर। अब आ जाते हैं पोस्ट के नाम, बता देता हूं, डिपार्टमेंट्स बता दूंगा, सैलरी, पे ग्रेड, एज, ये सारी की सारी चारों पांचों चीजों में एक साथ बताऊंगा, ठीक है, एक साथ बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। देखो हमारे लेवल होते हैं, पे लेवल, कि आप किस पे लेवल पे जॉब कर रहे हैं। सबसे ऊपर जो होता है वो पे लेवल होता है 8वां, ठीक है। सीजीएल के अंदर लेवल 8 का जो पेमेंट मिलता है वो सबसे ज्यादा मिलता है। तो सबसे ज्यादा जो पेमेंट मिलेगा वो आपको मिलेगा लेवल 8 के अंदर, जितनी भी पोस्ट आती हैं। तो यहाँ पे पोस्ट के नाम लिख रखे हैं, यहाँ अप्रोक्स आपकी सैलरी लिख रखी है, यहाँ पे लेवल लिख रखा है, ठीक है, पे ग्रेड, यहाँ आपकी एज लिमिट लिख रखी है कि अगर आप इस पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो कितनी एज होनी चाहिए। यहाँ आपकी क्लासिफिकेशन, यानी कि कौन से
ग्रुप में हो आप, ग्रेड बी है, ग्रेड सी है, मतलब ग्रुप सी या ग्रुप बी है, ठीक है। जैसे ए ग्रुप मैंने बताया ISPCs होते हैं, बी ग्रुप में आपकी ये पोस्ट होती है, सीजीएल के अंदर सी ग्रुप, डी ग्रुप भी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की सबसे ज्यादा सैलरी होती है, ठीक है। मिनिस्ट्री का नाम यहाँ पे लिख रखा हुआ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केग कहते हैं, ठीक है। केग डिपार्टमेंट के अंदर आपको असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर की पोस्ट मिलेगी, जहां आपकी सैलरी लगभग 47,000 से शुरू होकर अलाउंसेस वगैरह ऐड होके आपका प्रमोशन वगैरह, सॉरी जो इंक्रीमेंट होता है, तो 1 से 1.5 लाख तक हो सकती है, ठीक है। 1.5 लाख तक आपकी सैलरी जा सकती है, वो डिपेंड करता है। आपकी जो पोस्ट होगी वो बी ग्रेड पोस्ट होगी, लेकिन नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होगी, ठीक है। हाँ, गैजेटेड कैसी होगी, नॉन मिनिस्ट्रियल। आपकी एज होती है 18 से 30 साल, ये डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में हो और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। पोस्ट का नाम तो मैंने बता दिया, कैटेगरी और रह गई है, तो कैटेगरी के हिसाब से हमें एज रिलैक्सेशन मिलते जाते हैं, ठीक है। तो 18 से 30 साल तक ही आप इसके लिए अप्लीकेबल हो सकते हैं। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ये भी आपका होता है बी ग्रेड की जॉब, 18 से 30, इसका भी सेम रहेगा, 8वां पे लेवल रहेगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा 7th पे लेवल में सबसे ज्यादा पोस्ट होती है, जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गए, एएसओ, ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, यहाँ पे अलग अलग मिनिस्ट्रीज में एएसओ की पोस्ट है, ठीक है। एएसओ की पोस्ट सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज में एएसओ की जरूरत होती है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो आपने देखा होगा सीबीडीटी एग्जाम, सीबीडी, ये आपके सी ग्रुप की होती है, ठीक है। बी ग्रुप की सारी की सारी ये पोस्ट हो गई। अब आगे सी ग्रुप पे, सबकी यहाँ पे देखो 20 से 30 साल, 18 से 30 साल, यहाँ पे एज भी लिख रखी है, यहाँ आपके डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज लिख रखे हैं, यहाँ आपके ग्रुप लिख रखे हैं, यहाँ पे पोस्ट लिख रखी है, ऊपर पे लेवल है, ऊपर आपकी अप्रोक्स सैलरी लिख रखी है, ठीक है। ये आपकी सैलरी होगी। इसके बाद अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो देखो ये इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, ये CBIC, ठीक है। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर होते हैं, इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होगी सारी की सारी, ठीक है। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर हो गया आपका, सब इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर पोस्ट हो गई आपकी, इंस्पेक्टर हो गए। ये अलग अलग यहाँ पे डिपार्टमेंट दे रखे हैं, सबकी बी ग्रेड की जॉब है ये, ठीक है। 18 से 30 साल इसकी एज होगी, इन सब में जैसे यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 18 से 30 है। सब इंस्पेक्टर में मिनिमम एज आपकी 20 होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं 6 पे लेवल पे। यहाँ पे देखो एएसओ की पोस्ट यहाँ पे भी है, ठीक है। ये 35,000 से लेके 1,12,000 तक इनकी सैलरी हो सकती है। असिस्टेंट या फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। ये 18 से 30 साल। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, जीएसओ, जिसको हाँ जीआईओ, और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ही होते हैं। जीएसओ मैंने जो बताया था, जीएसओ की पोस्ट अलग से आती हैं, उनके लिए अलग से आपको स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम देना होता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये अलग मिनिस्ट्री होती है, डिपार्टमेंट, इसमें के लिए अलग से पोस्ट निकलती है इनके लिए, ठीक है। 18 से 32 साल इसमें एज ज्यादा, एज रिलैक्सेशन आपको और 2 साल का मिल रहा है। इसके बाद 5 पे लेवल 29,000 से 92,000 तक की पोस्ट हो सकती है, जैसे ऑडिटर हो गए, अकाउंटेंट हो गए, ठीक है। ये सी ग्रुप की जॉब है सारी की सारी, जो 25,000 से 30,000 से शुरू होती है, 29,000 से, ठीक है। जैसे पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, जो पहले CHSL के अंडर आती थी, अब वो CGL के अंडर आने लगी है, तो ये सी ग्रुप की जॉब होती है। ये आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, पोस्ट ऑफिस में आपको ऑफिस जो मिलेगी आपको जॉब, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी पे लेवल 4, ये लेवल 4 के पेमेंट मिलते हैं इनको सभी। यहाँ पे पोस्ट वाइज मैंने दे रखा है, 36 पोस्ट हैं, उनके एज, डिपार्टमेंट्स, लेवल, सैलरी, सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगे तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके वीडियो देख लेना, और भी ज्यादा लगे तो नोटिफिकेशन पढ़ लेना या गूगल पे कोई भी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, सब कुछ मिल जाता है। एग्जाम का सिलेबस अगर हम बात करें, जैसे इंग्लिश की बात कर लेते हैं, तो इंग्लिश अगर आप तैयारी करोगे तो 2 तरह से तैयारी करते हैं। पहले हमें सिलेबस को पढ़ना होता है, कैसे, पहले हमें पढ़ना होता है, उसको मतलब सीखना होता है। जो सीखने वाला सिलेबस होता है वो ये होगा, जैसे यहाँ पे बेस जो भी चैप्टर्स के नाम है सारे के सारे लिख रखे हैं, इनको आपने बेसिक से सीख लिया। ये लर्निंग आपके टॉपिक्स हैं। जैसे आप ग्रामर सीखना चाहते हो, आप यहाँ पे लिख लो ग्रामर, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे मेरे भाई, यहाँ पे आप ग्रामर लिख लो। जैसे ये ग्रामर के चैप्टर्स हैं, तो ग्रामर के सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे, 3 टाइप के क्वेश्चन।
फिर वोकैब के आपके सारे के सारे चैप्टर्स याद कर लोगे, वर्ड पावर आपके पास अच्छी हो जाएगी, तो वोकैब के अलग तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ये आपका तीसरा सेक्शन होता है कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। PQRS, पैसेज, क्लोज टेस्ट, जो कि मैं पढ़ाता हूँ बहुत अच्छे से, मैंने यूट्यूब पे भी फ्री पढ़ा रखा है, ओपन स्टडी ऐप पे हमारी पेड क्लासेस चलती है, मैंने वहाँ पे भी बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। GS का सिलेबस है, आप आराम से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे चैप्टर्स को मैंने मेंशन किया है, थोड़ा चीजें आगे पीछे भी हो सकती हैं, कुछ चैप्टर्स इसमें लिखे होंगे, कुछ चीजें नहीं लिखी होंगी, तो आप आराम से जब आप नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें भी मेंशन किया जाता है, या फिर जिस टीचर से आप तैयारी करोगे कि मुझे GS इस टीचर से पढ़नी है, तो वो टीचर आपको उस एग्जाम में पूछे जाने वाला सिलेबस बहुत अच्छे से मेंशन करेगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा, ठीक है। हाँ, वो जब तैयारी शुरू कर दोगे तो आपको सारे के सारे टीचर्स अपना अपना सिलेबस सबसे पहले बताते हैं, और जो नहीं बताता है भाई वो मेरे हिसाब से टीचर ही नहीं है, क्योंकि वो जिस एग्जाम के लिए तैयारी करा रहा है उसको उस एग्जाम के लिए सिलेबस बताना चाहिए कि क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही मैथमेटिक्स का आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हर एक लाइन को पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके रोक के पॉज करके आराम से देख सकते हो, ठीक है। रीजनिंग के, मैथ्स के देखो दोनों दो स्लाइड पे लिखा है क्योंकि ज्यादा सिलेबस होता है, और रीजनिंग के भी चैप्टर्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आराम से ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, या पॉज करके भी आप देख सकते हैं सारे के सारे चैप्टर्स के नाम। अब बात कर लेते हैं कि सर अगर मुझे आज से तैयारी शुरू करनी हो तो मुझे कितना टाइम देना चाहिए तैयारी को, मुझे दिन में कितने टाइम पढ़ना चाहिए, मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ और मुझे SSC की तैयारी करनी है। तो मेरे भाई मैं आपको यहाँ पे पूरे सारे सब्जेक्ट का एक टाइम बता के समझा दूंगा कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊं कि सर दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक तो हमारे फ्रेशर स्टूडेंट्स होंगे जो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, ठीक है, बिगिनर्स, और एक होते हैं हमारे एडवांस स्टूडेंट्स। एडवांस स्टूडेंट्स हम उनको बोलते हैं जिन्होंने सिलेबस को एक दो बार पढ़ लिया अच्छे से, अब शुरू से पढ़ने की उनको जरूरत नहीं है। एक होता है कि अभी शुरू करेगा, तो शुरू करेगा तो भाई सबसे पहला काम उसका यही होता है, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है फ्रेशर्स के लिए कि आप अपना सिलेबस बहुत अच्छे से धीमी गति से प्यार से तसल्ली पूर्वक एक एक चीज को क्लियर करते हुए कंप्लीट करो, भागो मत, स्किप मत करो, जंप मत मारो, ठीक है। तो प्रिपेयर्स फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस एंड अटेम्प्ट टू क्रैक द एग्जामिनेशन, वे स्टूडेंट जो पहले सिलेबस को पढ़ते हैं और तैयारी करते हैं, वे स्टूडेंट जो एक दो बार सिलेबस को पढ़ चुके हैं वो एडवांस में आएंगे, ठीक है। अब मैं फ्रेशर्स को ही स्ट्रेटेजी बताऊंगा यहाँ पे, एडवांस वालों की मैंने स्ट्रेटेजी बता रखी है कि 2025 में अगर आप 2-3 महीने में तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, उसका मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है। यहाँ मैं अभी बात करूंगा सिर्फ फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए। देखो फ्रेशर्स के लिए सबसे बेस्ट मोटिवेशन और सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है कि आपका जो भी सिलेबस है आपके एग्जाम का, उस सिलेबस को ब्रेक करके पार्ट्स में डिवाइड करके हर एक सेक्शन को कंप्लीट करते हुए चलिए कि भैया मेरे ये सब्जेक्ट है, इसमें से ये सब्जेक्ट मैंने निकाला, इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर मैं इतने घंटे डेली पढ़ूंगा, इस हिसाब से मैं इसको कंप्लीट करके फिर ये शुरू करूंगा। ऐसे पर्टिकुलर आपका जो टीचर होगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वो आपको बहुत अच्छे से बना के दे देगा। मैं तो हर बैच में, हर क्लास में, हर महीने कोई ना कोई ऐसा वीडियो डालता ही हूं जिसमें बच्चों को बता सकूं कि आपको पढ़ना कैसे। बाकी के टीचर्स को भी ऐसा करना चाहिए, इवन करते भी हैं। वो टीचर आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएगा वो जरूर बताएगा कि कैसे इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है, कितने घंटे पढ़ना है, वो उसकी ड्यूटी है, कर्तव्य है उसका। ये चीज नहीं बताई तो बच्चे को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो कंप्लीट द सिलेबस एटलीस्ट वंस, पहले एक बार सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ो, फिर दूसरी बार फिर से उस सिलेबस को पढ़ो और उससे कम टाइम दो, आधा टाइम दो। फिर साथ के साथ चैप्टर वाइज, जैसे एक तो आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, फिर आधे टाइम में दोबारा से आपने 2 बार एटलीस्ट आपको अपने सिलेबस को पढ़ना है, एक बार बहुत अच्छे से, एक बार गो थ्रू होना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पहले सारी की सारी थ्योरी पढ़ोगे फिर पूरे के पूरे चैप्टर्स की बाद में प्रैक्टिस करोगे, नहीं। पहले आपने कोई एक चैप्टर पढ़ लिया तो पहले एक चैप्टर वाइज सिलेबस को खत्म करना होता है। जैसे मैंने आज ग्रामर स्टार्ट करी तो ग्रामर का एक चैप्टर पहले अच्छे से पढ़ूंगा, फिर उसको रिवाइज करूंगा, फिर प्रैक्टिस करूंगा, फिर दूसरा चैप्टर, फिर रिवीजन, फिर प्रैक्टिस, तीसरा चैप्टर, रिवीजन, प्रैक्टिस, फिर सारे का सारे जो कंप्लीट हो जाएगा फिर एक बार दोबारा से यही पढ़ूंगा। तब मैं कंबाइंड प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाने लायक बन पाऊंगा, एग्जाम में बैठने लायक बन पाऊंगा, ठीक है। तब तक आप 5 से 6 महीने यही करोगे। तो रिवाइज द सिलेबस चैप्टर वाइज एंड वीकली। आप साथ के साथ ये जो करोगे ना सिलेबस को कंप्लीट, इसके लिए आपको साथ के साथ चैप्टर वाइज रिवीजन और वीकली रिवीजन जरूर करना है। और उसके बाद हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस,
फिर पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस करनी होती है, फिर मॉक टेस्ट लगाने होते हैं, उसके बाद आप एग्जाम में बैठने लायक हो जाते हो, आराम से पेपर दो, 1-2 बार में पेपर निकल जाता है। ठीक है जी, ईमानदारी से मेहनत अगर आप करते हैं तो। अगर आप रोजाना 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर लेते हो, मेहनती स्टूडेंट्स हो, घर से बाहर रह रहे हो, हमारे यहाँ रह रहे हो गुरुकुल में, जो कि मैं तैयारी कराता हूँ स्टूडेंट्स को यहीं दिल्ली में, यहाँ आपका रहना, खाना, क्लासेस, लाइब्रेरी, गाइडेंस सब कुछ एक जगह मिल जाता है। तो यहाँ आप आराम से 10 से 12 घंटे अपने घर पे भी अपना रूटीन बना सकते हैं। 8 से 10, 10 से 12, कितने भी, मतलब 8-10 घंटे भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आराम से आप इंग्लिश को 3 से 3.5 घंटे भी अगर डेली देते हैं तो ये बहुत अच्छा रेशियो होता है। बाकी अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 3 घंटे भी दे सकते हैं। ऐसे ही 3 से 3.5 घंटे अगर डेली मैथ्स को देते हैं, डेली 2 घंटे की क्लास और आधे घंटे या 1.5 घंटे रिवीजन और प्रैक्टिस कर लेते हैं हर चैप्टर का, तो ये भी बहुत होता है। ठीक है, जीएस में आप डेली 2 घंटे क्लास लो और रीजनिंग में डेली 2 घंटे क्लास लो, बस 8 या 10 या 12 घंटे अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से अपना शेड्यूल बना सकते हैं। ठीक है, मिनिमम आवर्स मैंने लिख रखे हैं 3 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे। ठीक है, 3 और 3 6, 2 और 4 10 घंटे हो गए। फिर भी अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो 8 घंटे के हिसाब से आधा आधा घंटा सब में से कट कर देना। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना कैच कर पा रहे हो एक दिन में। साथ के साथ वीक में 1 बार या 2 बार रिवीजन, ठीक है, जरूरी है। और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो कम से कम 100, मिनिमम 100 क्वेश्चन हर चैप्टर के आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैथ्स में भी ज्यादा करने होते हैं। फिर जब आप दूसरी बार करोगे तो 100 फिर से करोगे, तीसरी बार करोगे तो 100 फिर से, मतलब टोटल आप लगभग 300 क्वेश्चन हर चैप्टर के प्रैक्टिस करके एग्जाम में बैठोगे। ठीक है, फिर आप एकदम स्ट्रॉन्गर हो जाओगे। और साथ के साथ याद रखना, डे 1 से आपको 2-3 चीजें साथ लेके चलनी है। पहली टाइपिंग, दूसरा कंप्यूटर और तीसरा रीडिंग। अगर आप रीड नहीं करोगे तो आगे कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आएगी। अगर आप टाइपिंग नहीं करोगे, कंप्यूटर नहीं पढ़ोगे तो मेंस में दिक्कत आएगी। तो ये आप वीकली या ऑल्टरनेट डेज पे कम से कम आधे से 1 घंटे इसको अलग से टाइम दे सकते हैं, और देना भी चाहिए, कोई ऑप्शनल नहीं है, देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो बस इतनी सी बात थी, ये आपका हो गया कंप्लीट। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो गुरुकुल आना चाहता है और वो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो हमने आप लोगों के लिए ओपन स्टडी गुरुकुल 2.0 स्टार्ट कर दिया है, जिसमें 40 सीट्स थी, वो सारी फुल हो गई थी क्योंकि हमने डिस्काउंट इतना हैवी दे दिया था। मात्र 5,5500 रुपए मंथली में उसको हॉस्टल भी मिल रहा है, उसको 3 टाइम का खाना भी मिल रहा है, उसको लाइब्रेरी 18 घंटे मिल रही है, उसको मेंटरशिप भी मिल रही है, उसको डाउट्स भी मिल रहे हैं, रूटीन भी बना के दे रहे हैं, उसको वाईफाई, वाटर सब कुछ आपको मिल जाता है सिर्फ 5,5500 रुपए में, वो भी दिल्ली में, जो हम लोग अपने स्टूडेंट से 10,000 रुपये चार्ज कर देते हैं। अगर बाकी किसी दूसरे गुरुकुल में जाते हो तो 5 से 7,000 रुपये सिर्फ एडमिशन फीस होती है। हमारे यहाँ सिर्फ आपको 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज देना है, 2,000 रुपये आपको सिक्योरिटी, और 500 रुपये अलग से हमने लाइब्रेरी के ऐड कर रखे हैं, और 5,000 गुरुकुल, यानी कि टोटल 5500 रुपये आपकी फीस रहेगी। 2,000 आपकी सिक्योरिटी है जो आपकी रिफंडेबल है, वापस हो जाएगी। 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज है जो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, आप हर मंथ 5500 रुपये देके अपनी तैयारी बखूबी यहाँ दिल्ली में आके कर सकते हैं बहुत अच्छे से, अगर आप करना चाहते हैं। ये हमने उन स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया जो पैसे नहीं जुटा पाते हैं, और अभी हमने इसमें 20 सीट्स एक्स्ट्रा लगवा दी हैं। ठीक है, 20 सीट्स अभी हमने इसमें एक्सटेंड करवा रखी है, तो आप में से कोई भी स्टूडेंट है जो आना चाहता है आ सकता है। बाकी ऑनलाइन मोड में तैयारी करना चाहते हैं तो ओपन स्टडी ऐप पे हमारे कोर्सेज चलते हैं, आप आराम से वहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये 2 बुक्स है वो आपको अमेजन फ्लिपकार्ट में मिल जाएंगी। बाकी और एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो उन लोगों को जो एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं बहुत पसंद आया होगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन, ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में, शुक्रिया।